हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 54 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 55 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 54 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है और दोस्तों उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 55 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। 70 प्रश्न जीके के आएंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे। जीके के 70 प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है, जो कि आपको इस मॉडल पेपर में पता लग जाएगा कि कैसा है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है? बताइए, राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? तो दोस्तों, एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती का पठार। ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बताइए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फलोदी पोखरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों चंबल और बनास नदी के मध्य में स्थित है। दोस्तों, ये विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, ये मृदा पाई जाती है इसमें दोस्तों जयपुर, अलवर और कोटा में ये अल्फीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों, ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है फोर्थ ए यानी कि उपाद्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली क्षेत्र आता है दोस्तों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो दोस्तों देखिए, साकंबरी ये झुंझुनू में, बनसामाता ये दोस्तों ये भी झुंझुनू में, बीड़ ये भी झुंझुनू में, गोगेलाव दोस्तों गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है ये नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी ये 3 संरक्षित क्षेत्र हैं वो झुंझुनू में है। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, काकनी दोस्तों काकनी नदी है, ये आप सभी को पता है जैसलमेर में बहती है। घग्गर ये भी दोस्तों हनुमानगढ़, गंगानगर और कातली दोस्तों ये भी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। सीकर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए,
ये तीनों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे खारी है, ये नहीं है। यहाँ पर ये जो खारी है ये बनास की सहायक नदी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का कितना ही सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मिलता है कितना, 1.16%, 1.16%। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत था, तो दोस्तों वो प्रतिशत कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13.48 था, 13.48%, या आप इसको बोल सकते हैं 13.5%। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धौलपुर जिले से गुजरता है ये उत्तर दक्षिण गलियारा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारे से। धौलपुर यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा से, उत्तर दक्षिण गलियारा है ये धौलपुर जिले से होकर गुजरता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर जिले में दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 28 किलोमीटर है, और ये श्रीनगर को दोस्तों कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर? तो ये उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अरावली प्रदेश में ये स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है दोस्तों कहां से? तो दोस्तों ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो 12 ऑप्शन में दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में दोस्तों ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर और टोंक वन विभाग में, भरतपुर और टोंक वन विभाग में ये खस घास है वो पाई जाती है। और दोस्तों इस घास का उपयोग है वो इत्र और शरबत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिंगोद, जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? दोस्तों बिंगोद, भीलवाड़ा में कौन सी 3 नदियों का संगम है? तो दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल, बनास, बेडच और मेनाल का दोस्तों त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला या जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सोम कागदर परियोजना दोस्तों राजसमंद दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है दोस्तों सोम कागदर परियोजना, ये सोम नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। और नौहर सिद्धमुख परियोजना है ये दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू में है। सावन भादो परियोजना कोटा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीयक स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीयक स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति
की जो सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या है वो दोस्तों बांसवाड़ा में कितनी, 76.38%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, तो दूसरे स्थान पर नंबर आता है दोस्तों डूंगरपुर का, जिसमें 70.82% है, 70.82% है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर जिले में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है, बाड़मेर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नहरी सिंचाई, मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला ही है, तो ये नहरी सिंचाई है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये तीनों है वो मरुस्थलीकरण का कारण है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, वो सिलेबस के अनुसार अपन इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें माही भरातीव। दोस्तों माही भरातीव है ये, ठीक है, भय भरातीव। दोस्तों माही भरातीव इस की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, और उसमें एक गलत दे रखा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर ने की, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों हरि नारायण शर्मा ने तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी, मग्गाराम वैद्य ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों बलवंत सिंह मेहता, दोस्तों बिल्कुल सही है, बलवंत सिंह मेहता इससे संबंधित थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के। हालांकि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणक्य लाल वर्मा ने की थी, और दोस्तों भूरेलाल भैया है वो इसके उपाध्यक्ष थे, इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भवे, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर इसमें बताना है। देखिए इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों उदयपुर में तो खनिज विभाग रखे जाने की दोस्तों सिफारिश की थी, और कृषि विभाग है ये दोस्तों भरतपुर में रखे जाने की सिफारिश की थी। यहाँ पर उदयपुर की जगह अगर भरतपुर आता तो इसमें सही होता, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रणमल छंद के रचयिता थे, बताइए रणमल छंद के रचयिता है वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रीधर व्यास, श्रीधर व्यास ये रणमल छंद के रचयिता थे। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है, बताइए जैन त्योहार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, देखिए 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व, ये तीनों है वो दोस्तों जैन त्योहार है। यहाँ पर जो बड़ी सातम है ये दोस्तों जैन त्योहार है वो नहीं है। दोस्तों ये बड़ी सातम जिसको थदड़ी भी कहा जाता है, और यह त्योहार है वो दोस्तों सिंधी संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आसिंद भीलवाड़ा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए अल्लाह जिलाबाई है, गौरीबाई है, बन्नो बेगम है, ये तीनों मांड गायन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो गुलाबो गुलाबो दोस्तों ये एक नृत्यांगना है और ये कालबेलिया नृत्यांगना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वस्त्र रंगने की मलियागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? वस्त्र रंगने में मलियागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो दोस्तों बताइए किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नीले रंग की दोस्तों इसमें प्रधानता होती है, नीले रंग की प्रधानता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये अंगरखी के प्रकार है, अंगरखी के प्रकार है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है मंडोर। कौन सा? मंडोर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी थी दोस्तों, मंडोर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? करौली को अपनी राजधानी दोस्तों किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल द्वितीय ने। धर्मपाल द्वितीय ने दोस्तों 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1942 में। 1942 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना दोस्तों 22 जुलाई 1942 को हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो दोस्तों ये कौन से राज्य के दीवान थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर राज्य के दीवान थे दोस्तों। और ये मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे दोस्तों सर वीटी कृष्णामाचारी, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है? राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें संतों का जीवन चरित। संतों का जीवन चरित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तो दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और ये दोस्तों नाथ द्वारा का जो अन्नकूट महोत्सव है वो प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये वही मंदिर है जहाँ पर दोस्तों वसुंधरा राजे है वो काफी बार जाती है, चुनाव के टाइम पे भी जाती है और ज्यादातर चुनाव के टाइम में दोस्तों ये चर्चा में आती है दोस्तों इस माता का मंदिर है, क्योंकि वसुंधरा राजे यहाँ पर पूजा करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा में है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और तलवाड़ा के निकट भी दोस्तों एक गांव है उमराई, ये भी आपको इसमें याद रखना है, उमराई। ठीक है, वहां पर स्थित है ये। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है सिरोही क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वालर नृत्य। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वालर नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, ब्लू पोट्री।
39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताइए मौसर किसको कहते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये मौसर बोलते हैं किसको? मृत्यु भोज को बोलते हैं दोस्तों मौसर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए इसमें फूल सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में। फूल सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में, बिल्कुल सही है। पांडुपोल है वो अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रमहल जयपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। किराड़ू मंदिर झालावाड़, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये किराड़ू का मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास नहीं है, ठीक है, भारतीय संविधान से दोस्तों अपन इसमें संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है? तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें देखिए समाजवादी शब्द है वो भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन यहाँ पे लोक कल्याण है, तो वो शब्द दोस्तों प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन यहाँ पे जो ये लोक कल्याण है ये शब्द नहीं है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राज्यपाल की पदावधि है, ये अनुच्छेद 153 में है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि राज्यपाल का पद है वो अनुच्छेद 153 में, सॉरी पदावधि कार्यकाल 153 में। राज्यपाल का जो पद है, सॉरी इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में तो दोस्तों राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 153 में तो राज्यपाल का पद है, और राज्यपाल की जो पदावधि है वो दोस्तों है अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है, और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है वो है अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में। और राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये दोस्तों इसमें देखिए अनुच्छेद 155 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अब इसमें देखिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सुमेलित है, नहीं है तो काटना पड़ेगा, क्योंकि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और तीसरा भी इसमें सॉरी चौथा भी गलत है, एक ही सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है, इस प्रश्न को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ यही इसमें क्या है, सुमेलित है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है, बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद, और दोस्तों 8 अनुसूची थी मूल संविधान के अंदर, ठीक है। मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, और दोस्तों 22 भाग थे। लेकिन दोस्तों अब देखिए 395 तो अनुच्छेद है, और अब भाग है वो दोस्तों 25 हो गए, ये भी आपको इसमें याद रखना है, और अनुसूचियां 12 हो गई है। और दोस्तों अगर गणना की दृष्टि से अगर देखें तो 465 अनुच्छेद है, ठीक है। तो यहाँ पर 395 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर
राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, श्री केपी यू मेनन, मोहन मुखर्जी। तो दोस्तों भगवंत सिंह मेहता, दोस्तों भगवंत सिंह मेहता का जो कार्यकाल है वो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक रहा। ये भी आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कार्यकाल रहा ये पूछा गया है, और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे तो दोस्तों वो विपिन बिहारी लाल माथुर है, वो भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भगवंत सिंह मेहता, ये सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है मुख्य सचिव के रूप में। और सबसे कम कार्यकाल है वो दोस्तों जो उनका नाम है HM माथुर, उनका कार्यकाल दोस्तों सबसे कम रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान पुलिस अकादमी की जो स्थापना है वो दोस्तों 1975 में जयपुर में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र देने के बाद में बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया गया था। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 34 तो है अनुसूचित जाति के लिए और 25 है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये आरक्षित स्थान है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया? बताइए राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था दोस्तों, बताइए कब? तो ये 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अब अपन भाग 5 के अंदर है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों पानी का जो जमना है, पानी का जो जमना है ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, वापस दोस्तों आप इसको पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा, ठीक है। तो पानी से ही बर्फ जमती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी तो वो है दोस्तों गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? प्रिज्म से न्यून विचलित होता है तो वो होता है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? देखिए प्रिज्म से न्यून विचलित होता है तो देखिए श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद दोस्तों 7 रंगों का एक बैंड बनाता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे कम है यानी कि न्यून विचलित होता है तो वो होता है लाल, ठीक है। लाल ऑप्शन में दोस्तों दे नहीं रखा तो लाल के बाद में नंबर आता है नारंगी का, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही नारंगी का, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता है तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखिए डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? बताइए डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? तो दोस्तों डी, पी और टी नाम सुनना दोस्तों। डी का मतलब डिप्टीरिया, पी का मतलब परटूसिस और टी का मतलब होता है टिटनेस, ठीक है। अब बताइए आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोलियो।
यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। परटूसिस बोलते हैं दोस्तों काली खांसी को, ठीक है, और टिटनेस बोलते हैं दोस्तों धनुष टंकार को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 56 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट घोषणा 2025-26 में जल जीवन मिशन को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? केंद्रीय बजट घोषणा 2025-26 में जल जीवन मिशन को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये 2028 तक है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ष 2028 तक। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ष 2025 के विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। मूसी नदी किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों। हाल ही में मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ष 2025 में या वर्ष 2025 के विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। मूसी नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों कौन से राज्य में अवस्थित है ये? तो दोस्तों मूसी नदी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो मूसी नदी है ये दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में, यानी कि हैदराबाद के तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को 2025 की विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, वीडी सावरकर पर रहस्यों का उद्घाटन करती पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की, इसकी समयावधि होगी। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की, इसकी समयावधि होगी। तो दोस्तों इसकी समयावधि है वो कब से कब तक होगी? तो ये होगी दोस्तों 2024-25 से 2030-31 तक, 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अब दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाक सीमा पर कहाँ चलाया गया है? बताइए भारत पाक सीमा पर कहाँ चलाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने जयपुर में किस नाम से रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की? भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने जयपुर में किस नाम से रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान शक्ति। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, बजट 2025-26 में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस स्थान पर एरो स्पोर्ट एक्टिविटीज प्रारंभ करने की घोषणा की गई? बजट 2025-26 में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस स्थान पर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउंट आबू। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माउंट आबू। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बताइए कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,500 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। आगे देखिए, यूनेस्को के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर जिले को। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, सीपीयू द्वारा
बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी मेमोरी में? तो दोस्तों रजिस्टर मेमोरी में सेव किया जाता है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजिस्टर मेमोरी में। रजिस्टर मेमोरी है दोस्तों, ये कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज होती है मेमोरी है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है? तो 12 होती है दोस्तों, F1 से F12। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये हो सकती है 32 GB। कितनी? 32 GB। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में वह कौन सा टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है? MS एक्सेल में वह कौन सा टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है गोल सीक। गोल सीक, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे IoT का पूर्ण रूप क्या है? IoT की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। आपको दोस्तों ये निःशुल्क सुविधा मिल रही है और इतनी अच्छी सुविधा दोस्तों आपको पैसे देने पर भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। काफी संख्या में दोस्तों एक दिन के अंदर करीबन 3 से 4 हजार लोग है वो टेस्ट देते हैं निःशुल्क। तो अगर एक एक व्यक्ति भी अगर 5-5 अपने दोस्तों के पास में जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर लिंक को शेयर कर देगा तो दोस्तों उन सभी के पास में लिंक है वो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये काम आपको जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया, वाक्य में सरदार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों सरदार है वो एक नाम नहीं है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का दोस्तों ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये सरदार शब्द का पूछा गया है। अगर वल्लभ भाई पटेल होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे सरदार एक उपाधि है यानी कि ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो कोई का मतलब अपने को पता नहीं है कि कौन है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बालक पाठ पढ़ा रहा था, बालक पाठ पढ़ा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर है जो पाठ है वो क्या है? कर्म है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है और बाकी तीनों के अंदर अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए यह सबसे सुंदर चित्र है, यह सबसे सुंदर चित्र है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए तुलना की गई है, ठीक है। तो सबसे सुंदर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा सही है? तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है? पर्ण है। तो तद्भव शब्द दोस्तों पर्ण का क्या हो जाएगा? पान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैर दे रखा है, गलत हो जाएगा। पाद शब्द होता है दोस्तों एक तत्सम, उसका अर्थ होता है पैर। तो और बाकी नापित का दोस्तों तद्भव बनेगा नाई, ये बिल्कुल सही है, ये इसमें बिल्कुल सही है। और बाकी देखिए पारगुण,
फाल्गुन का हो जाएगा दोस्तों पाहुना, यहाँ पे फागुन है वो गलत दे रखा है, ये फाल्गुन होता है ना वो तत्सम शब्द है, और फागुन है वो तद्भव शब्द है। यहाँ पर महिष, महिष का दोस्तों तद्भव बनेगा भैंसा, क्या बनेगा भैंसा, और महापात्र का दोस्तों तद्भव बनेगा महावत। ये भी आपको इसमें याद रखना है, एक ही सही है, 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में या किस समूह में सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? तो व्यंजन संधि दोस्तों यहाँ पर देखिए सडानंद और उल्लास, यानी कि दोस्तों अगर अपन इसका विच्छेद करेंगे तो सठ प्लस आनंद, ठीक है, सडानंद, और उत प्लस लास है उल्लास। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा संधि का विकल्प गलत है, कौन सा संधि का विकल्प गलत है, तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा दोस्तों, देखिए मत के, मत प्लस एक के, मत के, इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 मात्रा आएगी, मत के ऊपर दोस्तों 2 मात्रा आएगी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्ती संधि का उदाहरण है। आगे देखिए किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है, बताइए किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उत्थान, ठीक है, उत्थान के अंदर दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बाकी निरुत्साहित, देखिए उत्थान के अंदर दोस्तों उत तो उपसर्ग है लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है, तो दोस्तों उत्थान के अंदर दोनों नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से विकल्प में एक उपसर्ग है, कौन से विकल्प में एक उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सौष्ठव, सौष्ठव के अंदर दोस्तों इसमें देखिए सौष्ठव के अंदर स उपसर्ग है, स उपसर्ग है, और दोस्तों उष्ट है वो क्या है मूल शब्द, और इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, परस्पर पर्यायवाची शब्द कौन से में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अमृत हलाहल, अमृत हलाहल, तो ये दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों पीयूष, मधु, सुधा, ठीक है, और ये हलाहल है ये दोस्तों विष का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आगे देखिए कुंजर, द्वीप, मतंग, द्विरज किसके पर्यायवाची हैं, कुंजर, द्वीप, मतंग, द्विरज किसके पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों ये पर्यायवाची है किसके, तो ये दोस्तों हाथी के पर्यायवाची हैं, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाथी के पर्यायवाची है। आगे देखिए इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए किन में विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हास का परिहास, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों हास का अर्थ होता है हंसना, और परिहास का हर्ष होता है दोस्तों उपहास या मजाक, ठीक है, तो ये एक दूसरे के दोस्तों विलोम नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे विस्तीर्ण शब्द का विलोम है, विस्तीर्ण शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण, क्या हो जाएगा संकीर्ण, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जिस पर चिंतन न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द है दोस्तों इसमें अचिंतित, अचिंतित, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, दोस्तों शुद्ध शब्द का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण शब्द है दोस्तों यहाँ पर शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो पता चल गया होगा यहाँ पे आपको, देखिए भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य बनेगा भ्रमर पुष्पों के, या भ्रमर पुष्पों से पराग कण ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ वाक्य है दूसरी तरफ काल का प्रकार है। यहाँ पर देखिए हरि ने खाना खाया है, हरि ने खाना खाया है, ये दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल है, ये क्या है पूर्ण वर्तमान काल। मेरा भाई भोजन कर रहा है, मेरा भाई भोजन कर रहा है, तो दोस्तों ये अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है ये। मेरा मित्र पढ़ता होगा, मेरा मित्र पढ़ता होगा, तो दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान काल है, क्या है संदिग्ध वर्तमान काल है ये।
और वह आपसे मिली होगी, वो है दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर इसमें ब से द ए, ब से द ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 नंबर का ऑप्शन ब से, देखिए इसमें, हाँ क्या हो जाएगा, ब से द है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख अर्थ वाली कहावत है। तो दोस्तों वो अर्थ वाली कहावत क्या है? तो दोस्तों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है, तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए अपीजमेंट, अपीजमेंट है ये दोस्तों, इसको हिंदी में तुष्टीकरण कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है? कौन सा पत्र कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक पत्र है, ये दोस्तों कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। 15 प्रश्न है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, विल इट इन ए मंथ, विल इट इन ए मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें विल इट बी कंप्लीटेड हो जाएगा, बी कंप्लीटेड। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी, तो खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी, तो दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले कार्य को दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में दर्शाया गया है, तो यहाँ पर लिव्स का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें द ट्रेन लिव्स इन 10 मिनट्स सो हरी, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, आई सो हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो यहाँ पर देखिए सो, सो का दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? सो का ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों यहाँ पर हिम है, तो यहाँ पर आई सो हिम, ठीक है। और दोस्तों ये ही से पेसिव आरंभ होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें ही वाज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ही वाज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ थीफ्ट बट फॉर लक ऑफ एविडेंस ही वाज रियलाइज्ड। He was arrested on a charge of theft, but for lack of evidence he was released। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों कौन सा? तो द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन ए चार्ज ऑफ theft, but for lack of evidence released him। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए if you don't keep quiet I shall shoot you, he said to her in a calm voice, change into indirect speech। तो दोस्तों इसका indirect speech क्या हो जाएगा? देखिए indirect में shall से पहले वाला जो I है, ठीक है, shall से पहले जो I आ रहा है, ठीक है, ये दोस्तों ही के अनुसार ही में बदलेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और स्मॉल का दोस्तों यहाँ पर शुड हो जाएगा, देखिए शुड के बजाय वुड होगा, ठीक है। और डोंट भी डिडंट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ही वारंट हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए दे सेड दैट दे वुड इश्यू द सर्टिफिकेट द फॉलोइंग वीक।
तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अपन वुड को विल में बदल देंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दे सेड वी विल इश्यू द सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीक। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें देखिए आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए नो को दोस्तों एवरी में बदल देंगे और अनट्राइड को ट्राइड में बदल देंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई ट्राइड एवरी प्लान। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों अपने को करना है, यानी कि डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 100 नंबर का प्रश्न देखिए ही वाज अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट यूरोपियन, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए एन अफ्रीकन और ए यूरोपियन आएगा इसमें, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है देयर वर शेडी ट्रीज ऑन द साइड ऑफ द रोड, देयर वर शेडी ट्रीज ऑन द साइड ऑफ द रोड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए रोड के सिर्फ 2 साइड होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें आइदर का प्रयोग होगा, क्या होगा आइदर का प्रयोग होगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स विल फिल द फॉर्म्स, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिल का मतलब होता है भरना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इन द फॉर्म, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आफ्टर फ्रेज एंड सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और डिजायर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए कौन सा, यानी कि आकस्मिक भावना या इच्छा को व्यक्त करने वाले पदबंधों और वाक्यों के बाद दोस्तों कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है इस क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी अपनी आजीविका कमाने के लिए जंगल पर निर्भर है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो वो है निर्भर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों देखिए मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट टू अर्थ देयर दोस्तों लाइवलीहुड, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मिनट्स का हिंदी समानार्थक शब्द है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा मिनट्स का हिंदी समानार्थक शब्द, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्यवर्त, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कार्यवर्त। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, गणित से संबंधित 15 प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है 28 और 32 का लसय और मसय पे किस अनुपात में है, तो दोस्तों किस अनुपात में है, तो सीधा सा है दोस्तों इनका जो अनुपात है, ठीक है, देखिए 28 का आप निकालोगे दोस्तों तो देखिए जैसे कि 28 का अपन लसय निकालते हैं तो दोस्तों सबसे पहले किसका भाग दिया 2 का, फिर आया 14, ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, फिर आया दोस्तों 7 का, फिर 7 का भाग दिया, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 7 28, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे उसी प्रकार अपने को 32 का भी निकालना है, तो 32 का भी निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू
2 ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 चौके सॉरी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 और 32 का मैसअप हो जाएगा दोस्तों 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। और 28 और 32 का जो लहसा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कितना 224, कितना हो जाएगा 224। तो इनका अनुपात निकालना है तो 224/4 तो यानी कि एक यानी कि 56/1, ठीक है, 56:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो 4 को 4 से तो ये एक बार कट गया और ये 56 बार कट गया, तो यहाँ पे 56:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों 2 + 3 + 5 + 7 + 11 इसका टोटल कर लीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा 28। तो 28 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5.6, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई है, उनके क्रम मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। तो दोस्तों बताइए किस संख्या के गुणांक में होगा, ये अपने को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए विक्रय मूल्य समान है तथा एक पर समान प्रतिशत लाभ और दूसरी पर समान प्रतिशत की हानि होती है, तो उनका अंतर है वो दोस्तों 10 - 10 यानी कि प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में कितने 20। तो क्रम मूल्य का अंतर है वो दोस्तों 20 का गुणांक होगा, क्या होगा 20 का गुणांक, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि होगी, तो उसके बचत में वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखिए 10% की भाई वो एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय है वो 20% बढ़ जाती है, 20% है वो दोस्तों क्या करती है बढ़ जाती है, यानी कि 120 हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और व्यय में भी दोस्तों वो 10% की वृद्धि करता है, यानी कि 80 रुपए अगर वो व्यय करता है, ठीक है, और उसमें 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे उसकी बचत में वृद्धि होगी, तो दोस्तों उसकी बचत में वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि होगी बताइए। तो 120 में से 88 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 32 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 12 भाई 100 में से 88 गए तो कितने बचे 12, और दोस्तों वृद्धि कितनी हो रही है 20 की, तो यहाँ पर 12/20 इंटू 100 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 12×5 = 60, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यदि x की आय से 20% अधिक हो, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो x की आय y की आय से कितने प्रतिशत कम है, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो दोस्तों अगर इसकी 120 है तो ये x और ये y तो इसकी 100 है, ठीक है। तो x की आय की y की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना कम है 20, तो 20/120 है इंटू 100 कर लीजिए, तो दोस्तों ये कितनी बार कट गया 6 बार, 100 में 6 का भाग दे लीजिए कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 16 से 2/3%, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नरेंद्र 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3 की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, वर्ष के अंत में उसे 800 रुपए की आय अर्जित होती है, 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि होगी, बताइए। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए 20,000 रुपए का 800 रुपए प्रतिशत होगी, तो दोस्तों ये 20,000 का जो 800 रुपए है वो कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये 4% है, कितना है 4%, ठीक है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2, ठीक है। इसको अपन क्या कैसे लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट में तो लिखेंगे 8 और इसमें लिखेंगे दोस्तों 4/3, तो और यहाँ पे बीच में लिखेंगे दोस्तों 4 और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों
देखिए 8/3, 8/3, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 4 अंतर हो जाएगा ये। ठीक है, तो तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका अनुपात निकल के आ जाएगा 2/3, सॉरी 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 अनुपातों का योग इंटू 20,000 कर लीजिए, 8,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज दर से 7 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वह 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो दोस्तों ये देखिए, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष में क्या हो रहा है? 7 वर्ष में दोस्तों दुगना हो रहा है। ठीक है, तो 4 गुना कितने में होगा बताइए? सीधा सा दोस्तों, 14 वर्ष में दोस्तों ये 3 गुना होगा, 21 वर्ष में 4 गुना होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 21 वर्ष। आगे देखिए, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो, तो 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर 10,000 इंटू 104/100 इंटू 105/100 इंटू 106/100, बस इसको काटना है। इसको काट लीजिए दोस्तों, तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 11,575.20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, मूलधन में से माइनस कर देंगे, ब्याज निकालना है अपने को। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 10,000, तो 10,000 में दोस्तों यानी कि 11,575.20 में से 10,000 गए, तो अपने पास कितने बचे? तो दोस्तों 1,575.20, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, छात्राओं की संख्या बताइए, छात्राओं की संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें कक्षा में छात्राओं की कुल संख्या यानी कि छात्राओं का अनुपात बटे कुल अनुपातों का योग इंटू कुल संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 बटे अनुपातों का योग कितना है? 11 इंटू कितने छात्र है? 55, तो काट लीजिए, तो ये 5 बार कट गया, 56 30, तो यहाँ पर इसमें छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। आगे देखिए, यहाँ पर 115 नंबर प्रश्न है, यदि 3A बराबर 2B बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 4:6:3, 4:6:3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3, 2 और 4, इसका जो लेस है कितना निकलेगा? 12। कितना निकलेगा? 12। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 12/3 अनुपात 12/2 अनुपात 12/4। अब भाग दे लीजिए दोस्तों, ये कितनी बार गया? ये 4 बार गया। ये कितनी बार गया? ये 6 बार गया। ये इसको ये 3 बार गया, यानी कि 4:6:3, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, आरंभ होने के 4 महीने बाद बी और सी इस महीने में शामिल हो गए, यानी कि इस व्यापार में शामिल हो गए। ठीक है, ए बी और सी के निवेश में क्रमशः 4:6:5 का अनुपात था, यदि वार्षिक लाभ में एक का हिस्सा सी के हिस्से से 250 अधिक था, तो अर्जित किया गया कुल लाभ या कुल वार्षिक लाभ कितना था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इनके लाभों का अनुपात अपने को निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 इंटू, देखिए व्यापार आरंभ होने के 4 महीने बाद बी और सी इस व्यापार में शामिल हो गए, तो यहाँ पे 4 इंटू 12 अनुपात 6 इंटू 8 अनुपात 5 इंटू 8। ठीक है, बस इनका अनुपात निकालना है, इनका अनुपात निकलेगा दोस्तों 6:6:5। ठीक है, अब दोस्तों कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखिए एबीसी द्वारा प्राप्त लाभ क्रम से कितना है? 6x, 6x और 5x। ठीक है, तो यहाँ पर है 6x माइनस 5x बराबर दोस्तों 250 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 6 6 12 और 5 17, अनुपातों का योग कितना हो गया? 17। तो दोस्तों 17x बराबर है 17 इंटू 250 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4250। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी ऐसा ही प्रश्न है दोस्तों,
ए तथा बी एक व्यापार ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया तथा उनके द्वारा निवेशित राशि का अनुपात 5:9 है। व्यापार आरंभ होने के 4 माह के पश्चात सी भी उसमें शामिल हो गया। बी तथा सी द्वारा निवेशित राशि का अनुपात 3:7 था। यदि उनको 7,084 का वार्षिक लाभ हुआ तो लाभ में सी का हिस्सा था। तो दोस्तों लाभ में सी का हिस्सा है वो क्या था? तो वो था दोस्तों 3542 से ये सी का हिस्सा था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो क्या संभावना है कि तीसरे दिन ही समाप्त हो जाएगा? बताइए, कार्य तीसरे दिन ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के द्वारा किया गया कार्य दोस्तों एक दिन में 1/6, बी के द्वारा किया गया 1/9। तो दोस्तों इनका जो लैसा निकलेगा वो कितना निकलेगा? 18। तो 18 में दोस्तों आप 6 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 3 बार। और 9 का 2 बार, तो 3 और 2 5, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5/18। ठीक है। अब दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य में लगा समय, तो यहाँ पे 18/5 में भाग दे लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.6 दिन। तो यहाँ पे 3 दिन में कार्य समाप्त होने की संभावना दोस्तों 0 है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है। एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साथ चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रहा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 135 इंटू 18/54 इंटू 5 कर लीजिए, सीधा का सीधा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 9 सेकेंड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों प्रतिशत की वृद्धि हुई वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए 250 से 350, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई? तो दोस्तों 100 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।